नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट न्यूज रूम से। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। उनके लिए मुद्दा, इनके लिए जी का जंजाल, राफेल मुद्दा। जी हां, राफेल मुद्दे पर जहां एक तरफ बीजेपी बैकफुट पर नजर आ रही है, तो राहुल गांधी एक के बाद एक कर रहे हैं प्रहार। पहले लोकसभा में जमकर सरकार पर हमला किया, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करके हमला किया। जो इंटरव्यू पीएम ने दिया है उस पर भी जमकर कटाक्ष। ये मेरे पर व्यक्तिगत आरोप नहीं है, एक सरकार पर आरोप है। सरकार पर आरोप, मेरे पर व्यक्तिगत आरोप है तो उनको खोज करके निकालना चाहिए कि किसने दिया, क्या दिया, कहाँ रखा, सब निकालना चाहिए उन्होंने। दूसरी बात है कि संसद में मैंने विस्तार से इसका जवाब दिया है। जहां भी मुझे पब्लिक में बोलने का मौका मिला है, मैंने इस विस्तार से बताया है। प्रधानमंत्री ने कहा राफेल मामले पे मेरे ऊपर कोई सवाल नहीं पूछ रहा है। मतलब पता नहीं कौन सी दुनिया में है प्रधानमंत्री जी। नरेंद्र मोदी जी, आपके बारे में ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है और आपसे सवाल किया जा रहा है। जनता पूछ रही है कि 30,000 करोड़ रुपए आपने अनिल अंबानी को क्यों दिए। तो बड़ा इंटरेस्टिंग लगा मुझे कि प्रधानमंत्री सोचते हैं कि किसी और के बारे में सवाल पूछे जा रहे हैं। इतना कर लीजिए, जो इतने सवाल मुझे पूछ रहे हैं, वे जब भी बोले तो आप इतना, कोई मीडिया में हिम्मत होनी चाहिए, उनको पूछे कि ठहरिए भाई, आप बताइए, सिद्ध कीजिए, आप जो आरोप लगा रहे हैं हमें बताइए। ऐसे पत्थर मार के भाग मत जाइए, कीचड़ उछाल करके भाग मत जाइए, एक तो सवाल पूछिए उनको, कहीं तो दे कि भाई हाँ यहाँ का लिंक यहाँ, यहाँ का लिंक यहाँ है। ये तो दे नहीं पा रहे, बोलते चले जा रहे हैं जी। अब मुझे बताइए, उनको ये बोलने की बीमारी है तो मुझे बार बार उसी में उलझते रहना चाहिए क्या? मैंने एक बार जवाब दे दिया, पार्लियामेंट में दे दिया, सुप्रीम कोर्ट से मामला आया। होलैंड जी ने जो नरेंद्र मोदी जी की और उनकी मीटिंग के बारे में बोला कि नरेंद्र मोदी जी ने स्वयं मुझे बताया कि एचएएल को परे करना है और अनिल अंबानी को कॉन्ट्रैक्ट देना है, जिसके ऊपर 45,000 करोड़ रुपए का कर्जा है भाइयों और बहनों। क्या होलैंड जी झूठ बोल रहे थे या उन्होंने सच बोला? ये सवाल है प्रधानमंत्री जी के सामने। और कोई भी वो भाषण दे तो ये इन सवालों के जवाब देश सुनना चाहता है। क्या मुझे मेरे पर आरोप लगे इसकी चिंता करनी चाहिए कि मेरे देश की आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए? मैंने तय किया है, जितनी गालियां पड़ेगी मैं खाऊंगा, जितने आरोप लगेंगे लगने दीजिए। मैं ईमानदारी के रास्ते पर चलूंगा, राष्ट्र रक्षा को प्राथमिकता देते हुए चलूंगा। मैं मेरे सेना के जवानों को उनके नसीब पर नहीं छोड़ूंगा। उनकी जो भी रिक्वायरमेंट है उसको खरीदना पड़ेगा तो प्रक्रियाओं को तेज गति से चला करके करूंगा। मुझ पर आरोप होते रहेंगे तो भी करूंगा। I would very much like to debate the Prime Minister one-on-one on Rafael, on anything about combat aircrafts, any strategic issue I'd like to discuss one-on-one with him. Just give me 20 minutes with the Prime Minister, debate one-on-one on Rafael, and then you decide. राहुल आक्रामक, अटैक मोड में है और इसीलिए राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के पास दरअसल कथित तौर से एक ऑडियो टेप है। ऑडियो में किसकी आवाज है? गोवा के एक मंत्री की। और वो ये दावा कर रहा है कि मनोहर पर्रिकर के पास राफेल की तमाम फाइलें हैं। देखिए। Do I have your permission to play a little tape recording of the health minister of Goa? Do I have your permission, madam? राफेल सौदे में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर लोकसभा में बीजेपी और कांग्रेस में जबरदस्त भिड़ंत हो गई। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के पास आज ऑडियो पावर था। जी हां, ऑडियो पावर। कांग्रेस के हाथ एक ऑडियो टेप लगा है जिसके जरिए कांग्रेस दावा कर रही है कि राफेल की फाइलें गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर के पास हैं, जबकि बीजेपी दावा कर रही है कि वो टेप फर्जी है। कि ये जो टेप निकली है इसमें गोवा के चीफ मिनिस्टर ने कैबिनेट मीटिंग में सबके सामने बोला, मेरे पास राफेल
राफेल की फाइलें पड़ी हुई हैं। He was too scared to authenticate it because he knows that his party manufactured it. And he knows fully well that both the health minister of Goa and the chief minister of Goa have already said that this is complete fabrication and there must be an inquiry as to how the Congress party manufactured. You can cross check with somebody who इससे पहले कांग्रेस ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऑडियो टेप सुनवाया। दावा किया कि राफेल सौदे की फाइलें मनोहर पर्रिकर के बेडरूम में मौजूद है। that I have all the information of Rafael in my bedroom. राष्ट्रीय सुरक्षा व राफेल खरीद घोटाले से जुड़े इस पूरे मामले में भाजपा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर पर्रिकर वे पूर्व रक्षा मंत्री, उनका यह कहना राफेल के भ्रष्टाचार के सारे आरोपों की आज पुष्टि करता है कि राफेल में हर स्तर पर गड़बड़ झाला है, जिसके लिए चौकीदार ही जिम्मेवार है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी इसी टेप को संसद में चलाना चाहते थे, लेकिन लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने इसकी इजाजत नहीं दी। उन्होंने राहुल गांधी से पूछा कि क्या आप इस टेप के सही होने की जिम्मेदारी लेते हैं? Are you authenticating the tape? So ma'am, I will not play the tape. राफेल पर इस नए ऑडियो टेप को लेकर लोकसभा में बीजेपी और कांग्रेसी सांसदों के बीच खूब घमासान चला। एक तरफ से आवाज आ रही थी चौकीदार चोर है, दूसरी तरफ से आवाजें आने लगी माँ बेटा चोर है। यही नहीं, विपक्ष की तरफ से लोकसभा में कागज के जहाज भी खूब उड़े। हंगामे की वजह से लोकसभा स्थगित करनी पड़ी। दोपहर 2:30 बजे जब फिर से सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो राहुल गांधी ने अनिल अंबानी का नाम लिया। स्पीकर ने टोका तो राहुल ने अनिल अंबानी को AA कहकर संबोधित किया और अनिल अंबानी को जो कॉन्ट्रैक्ट दिया, अब फ्रांस में हवाई जहाज बनेगा। व्यक्ति का नाम मत लो, उनके फर्म का हो तो ले सकते। मैम अनिल अंबानी जी का भी नाम नहीं ले सकते। नहीं ले सकते। मैम कैन आई कॉल हिम AA? पढ़िए राहुल जी, ऐसा नहीं। मैम AA कह बोल रही हूँ, मैं रूल के हिसाब से बोल रही हूँ ना, ऐसा मैं मेरी मैम AA भी नहीं कह सकता। बहरहाल कांग्रेस ने गोवा सरकार में स्वास्थ्य मंत्री विश्वजीत राणे के जिस ऑडियो क्लिप को लेकर हंगामा काटा, उसके बारे में राणे की सफाई भी आ गई। उन्होंने ऑडियो से छेड़छाड़ का आरोप लगाया। उधर संसद के बाहर भी राफेल पर सियासत खूब गरमाई। राफेल मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बीजेपी ने कहानी का क्लाइमैक्स माना, लेकिन कांग्रेस ने इसे बस इंटरवल ही माना। जिस तरह आज कांग्रेस संसद में राफेल को लेकर सरकार पर हमलावर रही, उससे साफ जाहिर है कि कांग्रेस राफेल मुद्दे को आसानी से छोड़ने वाली नहीं है। आज तक ब्यूरो। केंद्रीय राजनीति में मोदी के लिए राफेल मुद्दा सबसे बड़े गले की फांस है, तो दूसरी तरफ योगी सरकार का इम्तिहान वही गौवंश ले रहा है। और ये इसलिए क्योंकि जगह जगह पर ये गाय घूम रही हैं और उनके पहुंचने की वजह से किसान इतने परेशान, उनको स्कूल में बंद कर दे रहे हैं। अब उन्होंने तय किया है कि गौशाला बनाएंगे योगी जी, और उसके लिए पैसा किससे वसूलेंगे? शराब पीने वालों से और हाईवे पर चलने वालों से। उत्तर प्रदेश की गौरक्षक सरकार अब गायों की देखभाल के लिए शराब सहित तमाम चीजों पर गौ कल्याण टैक्स लगाने जा रही है। यूपी सरकार ने मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में यह फैसला लिया है। अब किस किस चीज पर लगेगा गौ कल्याण टैक्स, जरा ये भी जान लीजिए। गौ सेवा के लिए योगी सरकार शराब पर 0.5% सेस लगाने जा रही है। टोल टैक्स यूपी एक्सप्रेसवे अथॉरिटी पर भी 0.5% सेस वसूला जाएगा। यही नहीं, मंडी परिषद भी गौ सेवा के लिए 2% सेस वसूलने वाला है। योगी सरकार को इस गौ सेवा कल्याण टैक्स से सालाना करीब 400 करोड़ रुपए वसूले जाने की उम्मीद है। इस पैसे से ग्रामीण और शहरी इलाकों में गौ आश्रम बनाए जाएंगे। फिलहाल योगी सरकार ने इसके लिए 100 करोड़ रुपए दिए हैं। समस्त ग्रामीण व शहरी स्थानीय निकायों, नगरपालिका, नगर निगमों में अस्थायी गौवंश आश्रय स्थल की स्थापना व संचालन नीति का निर्धारण। यूपी में योगी आदित्यनाथ सरकार आने के बाद से गौ हत्या पर नकेल कसी गई तो सड़क पर आवारा गौवंश की बाढ़ आ गई।
ये गोवंश किसानों की फसलें बर्बाद करने लगे। हालात ये हो गए कि किसान अब आवारा गोवंश के पीछे दौड़ लगाने के लिए मजबूर हो रहे हैं। मथुरा, आगरा, कानपुर, जालौन, फिरोजाबाद और अलीगढ़ समेत यूपी की तमाम जगहों पर परेशान किसानों ने आवारा गोवंश को या तो स्कूलों में ले जाकर बंद कर दिया या फिर सरकारी दफ्तरों में कैद कराए। आवारा पशुओं के खौफ के मारे यूपी के किसान इसके लिए यूपी सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। साथ ही आने वाले लोकसभा चुनावों में इसका बदला चुकाने के लिए भी दम भर रहे हैं। योगी सरकार ने गोरक्षा को अपने मुख्य एजेंडे में तो रखा है, लेकिन यही उसकी परेशानी का सबब बन रहा है। लिहाजा अब सरकार गौ कल्याण टैक्स लगाकर गायों के लिए आश्रम बनवाने की योजना बना रही है, लेकिन इस पर अभी से ही राजनीति गरमाने लगी है। अस्थायी गौवंश आश्रय स्थल की स्थापना व संचालन नीति का निर्धारण, जो निराश्रित हमारा गौवंश है उसकी व्यवस्था के लिए मोदी सरकार और योगी सरकार दोनों टैक्स लगाने में कंपटीशन कर रही है। कौन जनता के ऊपर ज्यादा टैक्स लगा सकता है, कौन सा बहाना ढूंढ सकता है, इसमें दोनों में कंपटीशन है। कल ही रेल में जो पानी पीता है यात्री, उसकी कीमत डबल कर दी। आज गाय माता को खिलाने के नाम पे, पहले गंगा के नाम पे टैक्स लगाया, अब गाय माता के नाम पे। योगी सरकार जान चुकी है कि आवारा गोवंश सिर्फ किसानों की फसलें ही नहीं चर रहा है, बीजेपी का वोट बैंक भी चरने लगा है। लिहाजा यूपी सरकार आवारा पशुओं का प्रबंधन करने के साथ साथ पशुओं को खुला छोड़ने वालों पर भी नकेल कसने की तैयारी कर रही है। इलाहाबाद में आशुतोष मिश्रा के साथ नीलांशु शुक्ला, लखनऊ, आज तक। यूपी की रिपोर्ट देख ली, अब आप चलिए हमारे साथ एमपी की सियासी सैर पर। वहां पर आपको दिखाते हैं एक वीडियो। याद है आपको, ये वीडियो वायरल हुआ था जब कमलनाथ चुनाव प्रचार कर रहे थे, जिसमें वो कथित तौर पर कह रहे थे कि अगर मैं सत्ता में आया तो आरएसएस की ऐसी की तैसी कर दूंगा। आरएसएस का तो कुछ नहीं किया, लेकिन सरकारी दफ्तरों में जो वंदे मातरम गाया जाना था उस पर रोक लगा दी। बीजेपी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर गए। मध्य प्रदेश की राजधानी में वंदे मातरम पर यह हंगामा चल रहा है। शिवराज सरकार में हर महीने की पहली तारीख को सचिवालय के सामने वंदे मातरम गाने की परंपरा थी, लेकिन कमलनाथ सरकार ने आते ही यह परंपरा बंद करवा दी। फिर क्या था, बीजेपी के विधायक और कार्यकर्ता सड़क पर आ गए। सचिवालय के सामने कमलनाथ सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। भारतीय जनता पार्टी हमेशा राष्ट्रवादी मुद्दों को लेकर संघर्ष करते हुए मैदान में रहती है। इस प्रकार के तुष्टीकरण से, वंदे मातरम का रोक लगाने से पूरे देश के सम्मान को ठेस पहुंची है। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता इसका विरोध करता है। कमलनाथ जी लगातार हिटलर शाही के निर्णय ले रहे हैं। पहले कहते हैं लोकतंत्र सेनानियों की पेंशन बंद कर दो, और उसके बाद वंदे मातरम पर बैन लगा दिया जाता है। जिस कांग्रेस पार्टी ने गौ माता के नाम पर वोट वसूले हैं। मध्य प्रदेश के नए नवेले मुख्यमंत्री कमलनाथ का कहना है कि बीजेपी वंदे मातरम पर राजनीति कर रही है। वो खुद वंदे मातरम को नए रूप में लागू करने की तैयारी कर रहे हैं, जबकि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कमलनाथ पर धमके हुए हैं। राजनीति हुए इसे मैं गलत मानता हूँ कि इस पर ही वंदे मातरम पर राजनीति कर रहे हैं, कभी मंदिर पर राजनीति कर रहे हैं। ये राजनीति की मैं सख्त निंदा करता हूँ। वंदे मातरम का मैं एक नया रूप दूंगा और वो आज कल में घोषित करूंगा। मैं प्रदेश की कांग्रेस की सरकार से ये मांग करता हूं कि वंदे मातरम का गान पूर्ववत कैबिनेट की बैठक के पूर्व और हर महीने की 1 तारीख को वल्लभ भवन के प्रांगण में कराया जाना चाहिए। और यदि वो इसको नहीं करते तो मैं स्वयं देशभक्तों के साथ वंदे मातरम का गान वल्लभ भवन के प्रांगण में करूंगा। मध्य प्रदेश में वंदे मातरम पर स्थानीय बीजेपी नेता आस्तीनें चढ़ा रहे हैं। इसी बीच उन्हें बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह का भी साथ मिल गया। अमित शाह ने कांग्रेस पर दंदनाता हुआ ट्वीट बाण मारा। अपने ट्वीट में अमित शाह ने लिखा, हिंदुस्तान के हृदय मध्य प्रदेश को तुष्टीकरण का केंद्र बनाती कांग्रेस सरकार। अमित शाह ने फेसबुक पर मध्य प्रदेश के इस फैसले के खिलाफ फेसबुक पर विस्तार से पोस्ट किया।
सत्ता में आने से पहले एक वायरल वीडियो में कमलनाथ ये कहते नजर आए थे कि अगर कांग्रेस की सरकार आई तो वो आरएसएस से निपट लेंगे। लेकिन आरएसएस से पहले कमलनाथ ने शिवराज सरकार के वंदे मातरम के फैसले को पलट दिया। ऐसे में सियासी संग्राम तो होना ही था। रवीश पाल सिंह, भोपाल, आज तक। आज सबरीमला में कुछ ऐतिहासिक हुआ जब 2 महिलाओं ने भगवान अयप्पा के दर्शन किए। हालांकि उसके बाद अब मंदिर को 2 दिन के लिए बंद कर दिया गया है। सबरीमला मंदिर में मंत्रोच्चार हो रहा है। भक्तों की भारी भीड़ मंदिर में भगवान अयप्पा के दर्शन के लिए खड़ी है। लेकिन काले कपड़ों में भगवान अयप्पा के दर्शन के लिए तेजी से आगे बढ़ती इन दोनों महिलाओं को देखिए। सुबह के 3:45 बजे इन दोनों महिलाओं ने मंदिर की सीढ़ियां चढ़नी शुरू की। इनमें एक का नाम बिंदु और दूसरी का नाम कनक दुर्गा बताया जा रहा है। दोनों महिलाओं की उम्र करीब 40 साल है। बिंदु और कनक दुर्गा सबरीमला मंदिर की उस परंपरा को तोड़ने जा रही हैं जो सदियों से चली आ रही है, जिस परंपरा को खत्म करने का फैसला सुप्रीम कोर्ट दे चुका है। उसके बाद भी मंदिर की परंपरा जारी है। सियासी पार्टियां अपनी राजनीतिक जमीन के हिसाब से इस परंपरा के समर्थन और विरोध में खड़ी हैं। सदियों से चली आ रही परंपरा को तोड़ने जा रही इन दोनों महिलाओं के साथ सादे कपड़ों में कुछ पुलिस वाले भी मौजूद हैं। दोनों महिलाओं ने जैसे ही भगवान अयप्पा के दर्शन किए, सदियों पुरानी परंपरा टूट गई। भगवान अयप्पा के दर्शन के बाद दोनों महिलाएं चुपचाप सबरीमला से निकल गईं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कई बार महिलाओं ने सबरीमला मंदिर में प्रवेश की कोशिश की, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। इस कोशिश में हिंसक झड़पें भी हुई। आज तक ब्यूरो। राम मंदिर पर अभी अध्यादेश नहीं, अभी कानूनी प्रक्रिया के खत्म होने का इंतजार करेंगे, ये कह दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और सियासी बवाल शुरू। लेकिन इस बार तो बीजेपी के साथी संगठनों ने ही धावा बोल दिया है। कह रहे हैं ठेस पहुंची है। संविधान की मर्यादाओं में हम इसका समाधान करेंगे। विश्व हिंदू परिषद का यह स्पष्ट मत है कि हिंदू समाज अनंत काल तक न्यायालय के निर्णय की प्रतीक्षा नहीं कर सकता। अपनी व्यस्तता के कारण या पता नहीं अपने समाज की संवेदना को न जानने के कारण न्यायालय की प्राथमिकता नहीं है, तो सरकार सोचे कि इस मंदिर को बनाने के लिए कानून कैसे आ सकता है और शीघ्रातिशीघ्र इस कानून को लाए, यही उचित है। सुना आपने, संघ प्रमुख मोहन भागवत ने साफ साफ लफ्जों में कहा था कि अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए। भले ही मोदी सरकार को अध्यादेश लाना पड़े, लेकिन राम मंदिर पर अध्यादेश के कयासों पर प्रधानमंत्री मोदी ने फुल स्टॉप लगा दिया। साफ साफ लफ्जों में ये कह दिया कि सरकार राम मंदिर पर अध्यादेश नहीं ला रही है। ऑर्डिनेंस लाना क्या इज इट अ प्रॉब्लम? नहीं ला सकते हैं। राम मंदिर अभी तक सिर्फ इमोटिव इशू ही क्यों बन के रह गया है? देखिए, ट्रिपल तलाक का ऑर्डिनेंस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आने के बाद लाया गया है। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के पहले नहीं लाया गया है और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के प्रकाश में लाया गया है। और इसलिए हमने, भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में भी कहा है कि संविधान की मर्यादाओं में हम इसका समाधान करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने जैसे ही राम मंदिर पर अध्यादेश न लेने की बात कही, तो सबसे पहले राम मंदिर पर आरएसएस का वादा अधर में लटक गया और संघ को मोदी के जवाब में यह कहना पड़ा कि 2014 में उसे इसलिए चुना गया था कि राम मंदिर निर्माण के लिए सभी संभव प्रयास किए जा सके। संघ ने यह भी कहा कि पूरा देश राम मंदिर चाहता है। सरकार कहती है कि कोई भी अध्यादेश नहीं आएगा इस मामले में जब तक कानूनी प्रक्रिया नहीं पूरी होगी। देखेंगे। साधु संतों ने प्रयाग में ऐलान किया कि राम मंदिर होना चाहिए। अब किसने नहीं किया? सबने किया है।
जो सत्ता में बैठे उन्होंने भी कहा है राम मंदिर बनना चाहिए। केवल राम मंदिर नहीं, इस देश में रहने वाले सभी की इच्छा है कि राम मंदिर बनना चाहिए। तो कानूनी प्रक्रिया का इंतजार करेंगे आप? देखते क्या होता है। संघ देखिए, कहा था लड़ेंगे नहीं अड़ेंगे, अभी अड़ग के बैठे ही है। राम मंदिर पर अध्यादेश न लाने की बात संघ से निकली तो मोदी की बात को शिवसेना ने पकड़ लिया। वही शिवसेना जो राम मंदिर को लेकर बीजेपी के खिलाफ हल्ला बोल रही है। शिवसेना ने कह दिया कि मोदी के लिए भगवान राम कानून से बढ़कर नहीं है। तो मुझे लगता है सबसे पहले तो बीजेपी की पेरेंट्स बॉडी है आरएसएस, उनकी मांग है अध्यादेश की। जो बीजेपी के सबसे बड़े प्रचारक है विश्व हिंदू परिषद, जो जगह जगह पे धर्म सभा और धर्म संसद लाकर अध्यादेश की मांग करते हैं, उनकी भी मांग है। ठीक है, शिवसेना तो आप छोड़ दीजिए, सबसे पहले आरएसएस को बीजेपी से पूछना पड़ेगा कि आप राम मंदिर बना रहे या नहीं बना रहे। प्रधानमंत्री मोदी ने राम मंदिर पर अध्यादेश लाने से इनकार किया तो देश को यह भी बता दिया कि राम मंदिर पर अड़ंगा कांग्रेस डाल रही है। मैं कांग्रेस के साथियों से विशेष रूप से विनती करता हूं, देश की शांति, सुरक्षा, भाईचारे के लिए आग्रह करता हूं कि वे उनके अपने वकीलों को कोर्ट के अंदर इस मसले में रुकावट डालने वाले एजेंडा से बाहर निकालें, रुकावटें न करें और सभी वकील मित्र जो भी कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, जो इसको रोकने के लिए कोशिश कर रहे हैं, वो भी कोर्ट में जाकर के जल्दी से जल्दी न्यायिक प्रक्रिया पूरी हो, उसमें हम बल लगाएं। अनफॉर्चुनेटली क्या है कि प्रधानमंत्री जी कभी ध्यान से कोई दस्तावेज नहीं पढ़ते, सोच के अपनी बात नहीं कहते और बिना इशू को समझ के बात बोल देते हैं। इनसे पूछिए प्रधानमंत्री जी कि आपके जो मंत्री लोग हैं, आपके जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं, वो कैसे कहते हैं कि भाई सुप्रीम कोर्ट को कल फैसला करना चाहिए, इसको तुरंत फैसला करना चाहिए। उनका कोई हक है सुप्रीम कोर्ट ये बात कहने का? क्या प्रधानमंत्री का हक है या किसी और मंत्री का हक है? लेकिन वीएचपी को यह कतई बर्दाश्त नहीं कि सरकार राम मंदिर पर टाल मटोल करे और इसलिए वीएचपी इस मुद्दे पर अब हमलावर हो गई है। विश्व हिंदू परिषद ने मोदी के बयान के जवाब में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार से संसद में मंदिर को लेकर कानून बनाने की मांग की। हमारी ये समझ है कि उचित मार्ग ये होगा कि संसद द्वारा कानून बनाकर भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का मार्ग अभी प्रशस्त किया जाए। वीएचपी का कहना है कि अब संत ही तय करेंगे कि आगे क्या करना है और राम मंदिर मुद्दे का हल सुलझाने के लिए प्रयागराज यानी इलाहाबाद में धर्म संसद होगी। आज तक ब्यूरो। इनका एक सवाल है और सवाल यह है कि अध्यादेश नहीं तो मंदिर बनेगा कैसे? मुद्दत से कोर्ट की तरफ देखकर मंदिर का इंतजार कर रहे हैं, वहां से उम्मीद है नहीं। लेकिन अब स्वामी स्वरूपानंद ने तो यहां तक कह दिया है कि मंदिर सरकारें और राजनीतिक पार्टियां नहीं बनाएंगी, हमें ही कुछ करना होगा। केंद्र में मोदी और यूपी में योगी की सरकार जैसे ही आई, अयोध्या से लेकर इलाहाबाद से वाराणसी तक तमाम साधु संतों की बाछें खिल गई। सबको लगने लगा कि अब अयोध्या में राम मंदिर को बनने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन जैसे ही मोदी ने 2019 के पहले ही दिन यह बयान दिया कि राम मंदिर के लिए वो कोई अध्यादेश नहीं लाएंगे, बल्कि संविधान के दायरे में मंदिर के लिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करेंगे, इससे कहीं ना कहीं साधु संत राम मंदिर पर मन महसूस कर रह गए। प्रयास ये किया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट कुछ न कुछ हाँ या नहीं जो भी निर्णय देना हो तत्काल निर्णय दे जिससे अध्यादेश भी लाया जा सके। लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये मामले को टालने की कोशिश है। एक तरफ कांग्रेस टाल रही है, एक तरफ बीजेपी भी इसमें कुछ कवायद नहीं कर रही। नहीं, ये कांग्रेस के लोग तो पहले से लगे हैं टालने के लिए। और मैंने मुझसे जैसी बात हुई, जैसी चर्चा हुई, मोदी जी और ये अमित शाह इत्यादि, ऐसा नहीं है कि मामले को टालने की कोशिश किया जा रहा है। जिस प्रकार एससी एक्ट पे और ये मुस्लिम महिलाओं के ऊपर जो जिस प्रकार बिल लाकर वो बहस करा रहे हैं,
उसी प्रकार मोदी जी को चाहिए कि राम जन्मभूमि पे भी बिल लाकर बहस करा, क्योंकि हिंदू जनमानस साधु संत यह चाहते हैं कि जल्द से जल्द मंदिर का निर्माण हो। नहीं तो साधु संतों में रोष है, हिंदू जनमानस में रोष है। इसके नाते किसी भी प्रकार मंदिर का निर्माण हो, साधु संत और हिंदू जनमानस यह चाहता है। जुमलेबाजी बंद करना पड़ेगा, भाषणबाजी बंद करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। मंदिर तो बना देना चाहिए। जिस तरीके से किसी को मोदी जी ने पता नहीं चलने दिया कि नोट बंद हुआ रातों रात, इसी तरीके से मंदिर को रातों रात बनवा देना चाहिए। इतनी करोड़ जनता है, यदि एक एक पत्थर एक जनता उठाएगी। कानून के खिलाफ नहीं, जो हमारा अधिकार है कि यहाँ पर हमारा पुराना राम मंदिर बना हुआ है और इसमें बाबर ने जबरदस्ती कब्जा करके उन्होंने मस्जिद बनाई थी। इस हिसाब से हमारा तो ये कहना है कि मंदिर वहीं होना चाहिए। 4 तारीख को क्या निर्णय कोर्ट करते, अगर सुनवाई कर रहे हैं तो हम कुछ नहीं करेंगे, अगर सुनवाई नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से नाराजगी बढ़ेगी या कोई अध्यादेश आएगा। बस सब वोट की राजनीति कर रहे हैं, कोर्ट के भरोसे क्या बैठे हुए हैं, कोर्ट के भरोसे छोड़ दिए हैं। साधु महात्माओं को जवाब देना पड़ रहा है लोगों को, और इन लोगों को कोई जिम्मेदारी नहीं। लेकिन 19 में इनको सब पता चल जाएगा, क्योंकि जैसे 3 राज में हारे हैं, ऐसे समझिए स्थिति इनकी बहुत खराब है। ऐसे में राम मंदिर पर शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती ने भी एक बड़ा बयान दिया है। जी हाँ, शंकराचार्य का कहना है कि मंदिर निर्माण का काम पार्टियों का नहीं है, वोट की राजनीति बहुत हो गई, अब राम मंदिर निर्माण साधु संत ही करेंगे। ये कार्य उस संप्रदाय के जो अनुयायी हैं उनका है, तो ऐसी स्थिति में राम मंदिर का निर्माण रामालय ट्रस्ट जो पहले से बना हुआ है उसका है। साधु संतों को राम मंदिर पर मोदी का बयान भले ही पसंद न आया हो, लेकिन बाबरी मस्जिद के पक्षकारों को इस वक्त मोदी एकदम सही रास्ते पर चलते हुए नजर आ रहे हैं। मोदी जी का कहना सही है कि अगर जो अदालत फैसला देगी हम उसको मानेंगे, और इसमें मैं हर तरीके से उनका शुक्रगुजार हूँ कि हर आदमी सोचे कि आज एक प्रधानमंत्री के अल्फाज कभी गलत नहीं निकले हैं और बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने इसको डील किया है। जब ये चुनाव प्रचार करते थे तब कहते थे पहली वरीयता हमारी होगी कि हम रामलला के भव्य मंदिर बनाएंगे। अब रामलला को छोड़ दिए हैं, रामलला के साथ ये धोखाधड़ी है। उनको बिल्कुल वाजे कर देना चाहिए एज प्राइम मिनिस्टर कि भाई ये मामला गवर्नमेंट के सब दायरे से बाहर है। कोई गवर्नमेंट ऐसा काम नहीं कर सकती है जो भारत के संविधान के विपरीत हो, और ये संविधान के विपरीत इस बात से है कि ये पॉलिटिकल पार्टी काम तो हो सकता है, मंदिर बनाना रिलीजियस पार्टी का भी हो सकता है, लेकिन गवर्नमेंट का नहीं हो सकता है। गवर्नमेंट सेकुलर है। देश ही नहीं विश्व में जहाँ जहाँ भी भगवान के भक्त हैं, जहाँ भी हिंदू है, वो राम मंदिर के प्रति, राम जन्मभूमि के प्रति आस्थावान है, आशा लगाए बैठा हुआ है। और अगर राम जन्मभूमि का कार्य नहीं होता है तो हम लोग कितना भी लोगों को समझावें, लेकिन जनता मानने वाली नहीं है। उन्होंने जो भी कुछ कहा है वो ठीक कहा है कि कोर्ट का सम्मान सबको करना है और करना चाहिए भी, क्योंकि कोर्ट ही का सम्मान करने से हिंदुस्तान चल रहा है, क्योंकि हिंदुस्तान संविधान ये सब एक सब जॉइंट है, सब जुड़े हुए हैं। हमारी धर्म सभाएं हुई 25 नवंबर और 9 दिसंबर को दिल्ली में। उन धर्म सभाओं में साफ तौर से पूज्य संत धर्माचार्यों ने मंच से ही कहा कि अध्यादेश लाइए, कानून बनाइए। और परम पूज्य सरसंघ चालक जी ने, उन्होंने भी पूर्व में कहा कि इसका समाधान जो है कानून बनाकर किया जा सकता है, इसकी जो भी रुकावटें हैं उसको दूर करने का काम सरकार को करना चाहिए। 4 जनवरी से सुप्रीम कोर्ट में राम मंदिर पर सुनवाई शुरू होगी। अब यह तय हो गया है कि राम मंदिर पर जो भी फैसला होगा कानून के दायरे में होगा। नरेंद्र मोदी ने जो साफ किया है उसके बाद तय हो गया है कि इस पर विवाद बढ़ना तय है, क्योंकि जो यहाँ मोहन तमाम दूसरे चाहे जो भी इसके स्टेक होल्डर्स हों, उन सबका कहना है कि राम मंदिर निर्माण के लिए जो सरकार की कोशिशें हैं वो नाकाफी हैं, और अगर नाकाफी रहेंगी इस तरीके से तो उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। कैमरामैन नीरज कुमार के साथ शिवेंद्र श्रीवास्तव, अयोध्या आज तक। 2019 में शायद जो मुद्दा सबसे महत्वपूर्ण बनता दिख रहा है, उसी मुद्दे पर साल के पहले ही दिन प्रधानमंत्री ने जो बयान दे दिया है, उसका असर समझना है तो ये रिपोर्ट देखिए। क्या मायने हैं इस बयान के। हर चीज
जो नहीं होती वो कांग्रेस का आरोप उस पर लगा दो, कांग्रेस पर आरोप लगा दो। जो चीज़ हो जाती है चाहे वो कांग्रेस की हुई हो, जब वो पूरी होती है तो उसका श्रेय ले लेते हैं। ये कैसी राजनीति है कि अच्छी बात का श्रेय हम लेंगे और जो भी जहाँ भी कोई रुकावट होगी उस रुकावट का ब्लेम जो है वो हम कांग्रेस को दे देंगे। तो अगर कंधे हैं आपके तो उस कंधे पे कुछ बोझ उठाना सीखिए। 4 साल से प्रधानमंत्री रहे हैं, कुछ तो आदत बदलनी चाहिए कि हम हमेशा दूसरों पे आरोप लगाएंगे, अपनी बात कभी नहीं कहेंगे। अब ये बदलना चाहिए कि वो उनको लड़ने दो। आप इसको ये ज़मीन को आज रात को 12 बजे ये विश्व हिंदू परिषद या किसी हिंदू संगठन जो आपको पसंद है उसको दे दो और कहो कि मंदिर का काम शुरू कर दो और सुप्रीम कोर्ट को 4 तारीख को जाकर बता दें अटॉर्नी जनरल कि हमने नरसिम्हा राव गवर्नमेंट की जो कैबिनेट डिसीजन थी कि यदि कभी सिद्ध हो जाए कि वहाँ पहले एक मंदिर थी तो हम ज़मीन हिंदुओं को दे देंगे, उसको हमने क्रियान्वित कर दिया है। सिर्फ सूचना देनी है और फिर हम मंदिर बना लेंगे। इनकी जीत होगी किसी की और कहते हैं हमारी प्रॉपर्टी हम कंपनसेशन दे देंगे क्योंकि सरकार को प्रभुसत्ता है इसमें कि कानूनी प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद हम ऑर्डिनेंस पर विचार करेंगे। तो इसके 2 नतीजे निकलते हैं। पहला तो ये कि भैया सवाल तो यही है कि कानूनी प्रक्रिया कब पूरी होगी, हमारी ज़िंदगी में, आपके राज में या नहीं। ये तो आपका राज कब तक चलेगा, आप चले जाओगे तो फिर ये तो आपका 5 साल ख़त्म होने आ गया। दूसरा ये कि जब ये ऑर्डिनेंस की बात सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद की कर रहे हैं, इसका मतलब आप समझ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का फैसला अगर मंदिर के हक में है तो फिर ऑर्डिनेंस की ज़रूरत कहाँ है। इसका मतलब ये सोच के चल रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला मंदिर के खिलाफ होगा और हमको ऑर्डिनेंस निकालना पड़ेगा। कि सरकार वह कदम उठाए जिससे मंदिर का निर्माण जल्द से जल्द हो, उसके लिए पार्लियामेंट का रूट हो, ऑर्डिनेंस हो। हम चाहते हैं कि मंदिर का निर्माण अति शीघ्र हो। कहा है शहीशानी के बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि पर अध्यादेश नहीं आएगा। ये भी कमजोरी है कि ये वे वादे के साथ धोखा है। राम मंदिर ही हमारे आस्था का सवाल है और जब तक राम मंदिर का निर्माण नहीं हो जाता है तब तक उनके परिवार जो पीड़ित हुए हैं और जो इस आंदोलन में शरीक रहे हैं वो शांतिपूर्वक होकर बैठ नहीं सकते। देखिए साहब, उन्हीं के मुख्यमंत्री थे यूपी के जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट को याचिका दिया कि बाबरी मस्जिद को कुछ नुकसान नहीं होने देंगे, और हुआ क्या? और बाद में उतने गर्व से क्या कहा कि यही काम अगर कॉन्ट्रैक्टरों को देते तो कई महीने लग जाते। साफ साफ इससे मानसिकता प्रकट हो रही है कि संवैधानिक आधार पर हम राम मंदिर का निर्माण निश्चित रूप से करना चाहते हैं और इसलिए सारी प्रक्रियाओं को हम पूर्ण करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री जी का साफ साफ ये साक्षात्कार था और इसके बाद भी अगर किसी को गलतफहमी है तो दुर्भाग्य है। राम मंदिर पर सियासी गर्मी, लेकिन इन सब के बीच सोचिए उनका हाल, सभी का हाल लगभग उत्तर भारत में यही है, ठंड, कांपने वाली ठंड। और इसी वजह से पहाड़ों पर जो हाल है वो अब हम आपको दिखा रहे हैं। 2 मिनट लगेंगे। कड़ाके की ठंड में देश बुरी तरह से इस वक्त कांप रहा है। पहाड़ों पर तो हालात कुछ ज्यादा ही बिगड़े हुए हैं। नदी, नाले, झरने सब जम गए, पीने का पानी तक मैसर नहीं। जम्मू में जहां जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर जवाहर टनल के करीब जमकर बर्फबारी हुई, वहीं केदारनाथ धाम में पारा -10 डिग्री पहुंच गया है और धाम बर्फ से ढक चुका है। मनाली में हिमपात की वजह से ठंड बढ़ गई। चामोली के ऊपरी हिस्से में खूब बर्फबारी हो गई है। दिल्ली में तापमान 6.5 डिग्री सेल्सियस होने से ठंड बढ़ी है। अमृतसर में शीतलहर का प्रकोप जारी है। बाकी चीजों के अलावा कांपती हुई ठंड से हर कोई इस वक्त जूझ रहा है। बहरहाल इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट पे इतना ही, लेकिन देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।